तो सर आपका लक्ष्य अवश्य पूरा हो और हम भी आपके साथ हैं। और एक चीज़ अभी अच्छी हुई है, मुझे ध्यान आ गया, आपने हिंदी भवन की जो बात की कि योगी जी ने कुछ साल पहले बनाया था उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद जी। और तीर्थ विकास परिषद के अधीन ही गीता शोध संस्थान वृंदावन में है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और अभी दिनेश खन्ना जी को पिछले साल उसका वो बनाया गया है डायरेक्टर, तो उसमें रासलीला अकादमी और जोड़ दिया है जी। गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी। तो दिनेश खन्ना जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रहे हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं। हमने भी उनके साथ प्ले किया है, अभी भी कॉलेज में उनकी वर्कशॉप चल रही है। तो इस विषय में उनसे भेंट की जा सकती है दिनेश खन्ना जी से कि जो आपका हिंदी भवन का जो कॉन्सेप्ट है, तो गीता शोध संस्थान की बिल्डिंग बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम वहाँ बन रहा है, ऊपर तो बना ही हुआ है। तो वो जो आपका थॉट है, जब तक नया भवन तैयार होता है तब तक उस शोध संस्थान में ही उस हिंदी भवन वाला जो आपका थॉट है, जो आप करना चाहते हैं जी, वो चीज़ें वहाँ की जा सकें, तो कम से कम एक सीढ़ी तो हम जो है आगे बढ़ेंगे, एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, प्रयास किया जा सकता है, मिला जा सकता है। और मुझे लगता है कि हम यदि वहाँ मिलते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम मिलें तो इस मन से मिलें कि हम केवल वहीं तक सीमित ना रह जाएं। हाँ, वही मैंने कहा, एक सीढ़ी ऊपर तो पढ़ेंगे, फिर आगे का आगे प्रयास करेंगे, उससे आगे निरंतर प्रयास होने चाहिए। जब होगी, जब योगी जी से बात करेंगे निश्चित रूप से जी। तो सर अब आते हैं हम कि आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया, जो बड़ा पुरस्कार होता है, अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। और भी बहुत सारे आपको पुरस्कार मिले, सम्मान मिले। तो आपके सृजन में तो निश्चित ही कुछ न कुछ तो ये सहयोगी रहते होंगे, ये जो सम्मान मिलना है, पुरस्कार मिलना है, लेकिन क्या कुछ ठीक ठाक संतुष्टि इनसे मिल पाती है, या लगता है कि भाई ठीक है, चलो मिल गया, कोई खास ऐसी उपलब्धि नहीं है, अब आगे जो करना है वो करना है? क्योंकि पुरस्कार तो दे दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दिया, लेकिन जो आप हिंदी भवन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, थॉट लेके चल रहे हैं 2011 से, उस विषय में तो कोई चर्चा भी नहीं की सरकार ने। तो कहीं ये दो चीज़ें, एक तरफ तो ठीक है, थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि भाई सरकार ने सम्मानित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक हमारी थोड़ी सी नाराज़गी भी है कि भाई जो थॉट हमारा था वहाँ तो कुछ एक्शन लिया, एक्शन तो बाद में लिया जाएगा, पहले तो थॉट ही सुन लिया जाए हमारा जी। मुख्यमंत्री जी हमारा थॉट ही सुन लें, पहले एक मीटिंग ही हो जाए। तो इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, पुरस्कार सम्मान की जो बात होती है वो बात कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ती है, और वो व्यक्तित्व जो होता है वो उसका व्यक्तिगत होता है। मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकार जब किसी व्यक्तित्व को या किसी व्यक्ति को सम्मानित करती है तो वो उसे सम्मान देने के बाद इतिश्री कर लेती है। उसे लगता है कि जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अब इससे आगे अब मुझे ना आपकी जरूरत है ना आपको मेरी जरूरत है, बात खत्म हो गई। और ऐसे लोग जो केवल सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है उन लोगों का सोचना भी गलत है, क्योंकि केवल पुरस्कार और सम्मान जीवन का ध्येय नहीं होते। यदि ये जीवन का ध्येय होते तो विचार नहीं ये हो जाता है कि मैं साहित्य की यदि बात करूं तो तुलसी सूर कबीर जैसे लोगों को कभी कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, आज उनके नाम पर सम्मान दिए जा रहे। जी बिल्कुल। हम आधुनिक समय की ही यदि बात करें तो जयशंकर प्रसाद वर्तमान युग के सबसे बड़े साहित्यकार थे, क्योंकि रामचरितमानस के बाद में यदि कोई दूसरा महाकाव्य अस्तित्व में आया तो केवल कामायनी था। कामायनी जैसा कोई दूसरा महाकाव्य न उससे पहले था रामचरितमानस के अतिरिक्त, न कोई उसके बाद आया। लेकिन उस कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद को कोई पुरस्कार, कोई सम्मान नहीं मिला, और न ही उन्होंने कभी किसी पुरस्कार, किसी सम्मान की चाह की। वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में जो कार्य किए वो कार्य साहित्य के स्तर पर अंतरराष्ट्रीय साहित्य दीर्घा में बड़े महत्वपूर्ण थे। भारत के बाहर जो है, भारत के बाहर बहुत पढ़ा जाता है। जयशंकर प्रसाद इतने महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं कि दूसरे लोग
भारत आकर हिंदी सीखकर, या यदि उनके देश में व्यवस्था है तो वहाँ हिंदी सीखकर उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उन्हें कोई पुरस्कार, कोई सम्मान नहीं मिला। प्रसाद जी जीवन पर्यंत कार्य करते रहे, लेकिन जब भी कभी साहित्य की बात आती है, कभी समीक्षक जब बात करते हैं, तो बात यहीं से शुरू होती है कि छोड़ गई नव चेतना, देकर छायावाद, हिंदी के हिमगिर धवल, तुमको नमन प्रसाद। तो जिस व्यक्ति को हिमगिर धवल कहा गया हो, उसके लिए पुरस्कार कहाँ मायने रखते हैं? जिसको हिमालय कह दिया गया, वो तो हिमालय है, तो ये पुरस्कार सम्मान उनके लिए मायने नहीं रखते। तो मुझे लगता है कि पुरस्कार सम्मानों को जीवन का आधार नहीं माना जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अपना कार्य करता रहे और लोग उससे कितना प्यार करते हैं, उसे कितना अपने निकट मानते हैं, कितना उसे महत्व देते हैं, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज यदि साहित्य की स्थिति हम देखें तो हम ये देखने की स्थिति में हैं कि आज एक झोंपड़ी की कहानी लिखने वाला साहित्यकार 5 स्टार होटल के कमरे में बैठकर लिखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्वयं कभी झोंपड़ी तक पहुंचा नहीं, झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को जिसने समझा नहीं, उसका दर्द क्या है, उसकी संवेदना क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, जो नहीं जानता, वो कैसे उससे लिखेगा? जबकि हम कर क्या रहे हैं? हम समाज को दिशा दिखाने की बात कर रहे हैं, जबकि हम स्वयं नहीं जानते कि दिशा क्या है। ऐसे ही लोग आज सम्मान पाते हैं, ऐसे ही लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लोग, बुकर्स अवार्ड पाने वाले लोग, वे लोग हैं जिन्हें वास्तविक जीवन का आभास नहीं है। तो मैं मानता हूं, यदि हम पुरस्कार और सम्मानों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम काम ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि हम समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर पुरस्कार और सम्मान मायने नहीं रखते। दूसरी बात आपने ये कही थी कि सरकार एक तरफ सम्मान देती है, एक तरफ बात नहीं सुनती है। मैंने अपनी बात में कहा कि वो तो पुरस्कार सम्मान देने के बाद इतनी हो गई कि हमें जो करना था वो कर दिया हमने। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं पहला पत्र लिखता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, तो मेरा पत्र पढ़ा जाता है। पत्र पढ़ने के बाद मुझे टेलीफोनिक मुझसे वार्ता होती है और मेरी स्पीच रिकॉर्ड की जाती है। 6.5 मिनट की मेरी स्पीच प्रसारित की जाती है इंद्रप्रस्थ चैनल के द्वारा। लेकिन जब मैं दूसरा पत्र लिखता हूं और उस पत्र में मैं नेताओं के विरोध में लिखता हूं, तो उसके बाद जितने भी पत्र लिखे गए कोई भी नहीं पढ़ा जाता। इस बात से पता चलता है कि हमारे देश में जो नेता हैं वो केवल इतना चाहते हैं कि इस देश की जनता उनके नाम की जय जयकार करती रहे। यदि आलोचना आपने कर दी तो, यदि आपने आलोचना कर दी तो फिर आपने उनकी गलती को अगर गलत कह दिया, तो फिर आप ना सुनने लायक हैं, ना आप पढ़ने लायक हैं, ना आप देखने लायक हैं। और फिर आगे तो बहुत कुछ हो सकता है जो मैं कहना नहीं चाहता। दुष्यंत जी का एक शेर है, बहुत लाजमी है, और किस तरह से उन्होंने उसे कहा होगा। वो कहते हैं कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वाह, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो वास्तविक स्थिति यही है। लेकिन दुष्यंत जी का एक शेर और है, इसी गजल का शेर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कहते हैं उसे कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए।
वाह, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर हमारी आवाज में असर होगा तो वो लोग सुनने तो आएंगे ही। वैसे भी ये कहना बहुत जरूरी है कि हम जब तक केवल और केवल राज सत्ताओं की जयकार करते रहेंगे तब तक हम कभी जनता के मन की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, जनता के मन की बात तो आएगी ही नहीं उसमें तो फिर तो सत्ता के मन की बात आएगी, वो तो स्तुति गान ही रहेगा उसमें बस। स्तुति गान रहेगा। आवश्यक है जनता के मन की बात, सत्ता के मन की बात आवश्यक नहीं। दरअसल एक कार्यक्रम हम करने जा रहे थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो फिर वो हुआ नहीं जी। बड़ा था, फिल्म फेस्टिवल था बहुत बड़ा। तो उसमें ये था कि योगी जी से बात की थी, मेरे दोस्त जो थे उन्होंने आने के लिए। जी। तो बहुत बड़े कवि हैं, हमारे भाई साहब हैं, वो बड़े भाई जैसे हैं। उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ठीक नहीं है बात योगी जी की ये नाम लेना, जैसा आपने कहा कुछ आगे भी हो सकता है जी। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे भाई साहब ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है और इसमें संचालन का कार्य आपको करना है जी। तो वो धीरे से हंसे, बोले भैया योगी जी आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले भाई फिर मुझसे मत संचालन कराओ, स्तुति गान करना पड़ेगा, मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। तो वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो कलाकार की आत्मा है वो एक जो दिखावटी स्तुति गान होता है उसमें कर भी दिया मजबूरी में, किसी ने कहा चले जाइए, लेकिन वो संतुष्टि उसमें मिलती नहीं। सही बात यह है कि स्तुति गान जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसे नहीं कर सकता। स्थिति इतनी गंभीर होती है कि व्यक्ति ये चाहता है कि किसी भी तरह हम जनता को उन सारी परिस्थितियों से बचाएं जो वो झेल रही है, और ये नैतिक है। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि राजनेता सभी एक जैसे होते हैं, मैं ये भी नहीं कहता, किसी का नाम मैं नहीं लेता, और हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे भी हों और हैं भी, लेकिन मैं कभी ये स्वीकार नहीं करता कि किसी कलाकार को या किसी कवि को, किसी साहित्यकार को राज सत्ता से जुड़कर रहना चाहिए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, किसी राज सत्ता के नहीं हैं, हम देश के हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो देश के प्रति है, हमें जो कुछ करना चाहिए वो देश के लिए करना चाहिए। देश की धड़कन हमारी धड़कन है, ये होना चाहिए। यदि हम ये धारण कर लेंगे तो फिर हम न्याय कर पाएंगे अपने कर्तव्य के साथ। और यदि हम वो नहीं करते हैं, केवल राज सत्ता की स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं, तो फिर हमें या तो अपना कर्तव्य छोड़ देना चाहिए, फिर हमें कलाकार कहलाने का, साहित्यकार कहलाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये तो कभी नहीं हुआ। तुलसी ने जब राज सत्ता का वंदन नहीं किया, कबीर ने वंदन नहीं किया, हम किसकी बात करें? स्वयं भारतेंद्र जी ने राज सत्ता का वंदन नहीं किया। बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की विदाई समारोह में जो भी कमियां थी उन सबको किस तरह कहा? कोई भी लेखक कभी राज सत्ता के आगे झुका नहीं। और आज अगर हम झुक जाते हैं तो फिर हम लेखक कहां हैं? अरे हमें तो केवल झुकना चाहिए तो अपनी लेखनी के आगे, उस जनमत के आगे जिस जनमत के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या कारण था कि मैथिली शरण गुप्त को जनता ने राष्ट्रकवि कह दिया? क्या कारण था रामधारी सिंह दिनकर लोगों के दिलों पर छाए हुए थे? क्या कारण था माखनलाल चतुर्वेदी हर व्यक्ति की धड़कन बन गए थे? क्या कारण था देवकी नंदन खत्री का नाम सुनते ही जो लोग हिंदी नहीं जानते थे वो भी हिंदी पढ़ने को तैयार हो जाया करते थे? तो ये जो सारी चीजें हैं ये समझने की बातें हैं, और इनको केवल एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। केवल और केवल यहां एक बात कही जाएगी कि अगर हम ऐसे भी रह जाएं जिस हाल में है, अगर हमें कुछ भी उस तरह का ना मिले जो हम करना चाह रहे हैं, तो भी हमें लगता है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें।
राय सत्ता समर्थन नहीं देती, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्शन जी को लेके ही मुझे बात याद आती है। वो कहते हैं कि हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के दर्द कहने की आदत नहीं रही। वाह, तो ये हमारी स्थिति है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो कुछ कहा जाए डंके की चोट कहा जाए।